शिकवे के नाम से बेमेहर खफा होता है, ये भी मत कह कि जो कहिए तो गिला होता है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 177 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, थोड़ी लंबी है, इसमें 13 शेर हैं। शुरू के कुछ शेरों में आशिक महबूब के जुल्म सितम की शिकायत कर रहा है और 3-4 शेर गालिब साहब ने अपने बादशाह की तारीफ़ में भी इसमें लिखे हैं। डिफरेंट सोर्सेज में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ इख्तिलाफ हैं लफ्ज़ों में, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में पॉइंट आउट कर दूंगा और एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि शिकवे के नाम से बेमेहर खफा होता है, शिकवे के नाम से बेमेहर खफा होता है, ये भी मत कह कि जो कहिए तो गिला होता है। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। गो समझता नहीं पर हुस्ने तलाफी देखो, गो समझता नहीं पर हुस्ने तलाफी देखो, शिकवाए जौर से सरगर्म जफा होता है। इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, सुस्त रो जैसे कोई आबला पा होता है। क्यों न ठहरे हदफ नावक़े बेदाद की हम, क्यों न ठहरे हदफ नावक़े बेदाद की हम, आप उठा लाते हैं गर तीर खता होता है। खूब था पहले से होते जो हम अपने बदख्वाह, खूब था पहले से होते जो हम अपने बदख्वाह, कि भला चाहते हैं और बुरा होता है। नाला जाता था परे अर्श से मेरा और अब, नाला जाता था परे अर्श से मेरा और अब लब तक आता है जो ऐसा ही रसा होता है। खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन, खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन, शाह की मदह में यूं नगमा सरा होता है। ए शहनशाह कवाकिब सिपहो मेहर अलम, ए शहनशाह कवाकिब सिपहो मेहर अलम, तेरे इकराम का हक किससे अदा होता है। सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजे, सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजे, तो वो लश्कर का तेरे नाल बहा होता है। हर महीने में जो ये बद्र से होता है हिलाल, हर महीने में जो ये बद्र से होता है हिलाल, आस्था पर तेरे माह नासिया सा होता है। मैं जो गुस्ताख हूँ आईने गज़ल ख्वानी में, मैं जो गुस्ताख हूँ आईने गज़ल ख्वानी में, ये भी तेरा ही करम ज़ौक़ फ़िज़ा होता है। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि शिकवे के नाम से बेमेहर खफा होता है, ये भी मत कह कि जो कहिए तो गिला होता है। शिकवा कहते हैं शिकायत को, कंप्लेंट को। बेमेहर, नामेहरबान, अनकाइंड, जालिम। गिला भी नाराज़गी को या शिकायत को ही कहा जाता है। तो एज़ ऑलवेज़ महबूब आशिक पे जुल्म सितम ढाता है और जुल्म ढाने का एक अंदाज़ ये भी है कि वो आशिक को शिकायत करने का मौका नहीं देता, शिकायत करने की परमिशन नहीं देता। उससे डिमांड करता है कि महबूब के जुल्म, महबूब ये डिमांड करता है कि आशिक जुल्म चुपचाप सहे। अगर आशिक शिकवा करने का ख्याल भी अपने दिल में लाता है, शिकवे का नाम भी लेता है, तो महबूब खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। शिकवे के नाम से बेमेहर खफा होता है। तो आशिक कहता है कि अगर मैं शिकवे का, शिकायत का नाम भी लूँ, शिकवा करना तो दूर की बात है, शिकवा लफ्ज़ भी मेरी ज़बान से निकले या शिकवा करने का ख्याल भी मेरे दिमाग में आए, तो वो बेमेहर महबूब खफा होता है, नाराज़ होता है, गुस्सा हो जाता है। यही मेरे महबूब का रवैया है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि ये भी मत कह कि जो कहिए तो गिला होता है, कि तू ये भी मत कह कि महबूब शिकायत के नाम से, शिकवे के नाम से खफा होता है। तो ये भी कहेगा, अगर हम ये भी कहें तो वो फिर आगे से गिला करता है, गिला होता है आगे से, या तो महबूब नाराज़ हो जाता है। अगर हम उसके रवैये के बारे में भी बात करें, या अगर हम ये भी कहें कि वो हमसे गुस्सा होता है, तो इस बात पे भी आगे से हमें उसके गिले शिकवे सुनने पड़ते हैं, वो नाराज़ हो जाता है। तो महबूब को शिकायत पसंद नहीं, शिकायत का कॉन्सेप्ट ही उसको पसंद नहीं, शिकायत के नाम से उसको नफ़रत है। और आशिक से इस रवैये की, शिकायत किए बिना शायद रहा नहीं जा रहा।
और इस बात पे फिर उसको और बड़ी उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, महबूब और नाराज़ हो जाता है। तो एक इसके अंदर से रंग ये भी हो सकता है कि इट मे नॉट बी एन इंटायरली नेगेटिव सिचुएशन, क्योंकि आशिक को इश्क के दुख दर्द पसंद होते हैं, महबूब के जुल्मों सितम, उसका गुस्सा जो है उसको पसंद होता है, उसको लुत्फ़ आता है जुल्मों में। तो ये भी हो सकता है कि महबूब नादान है, ही इज़ यूथफुल एंड सिंपल, और आशिक जानबूझ के शिकायत कर रहा है महबूब को गुस्सा दिलाने के लिए। जब फिर उसको गुस्सा आ जाता है तो फिर वो और जुल्मों सितम उसके ऊपर ढाता है और गुस्सा करता है, और इसमें आशिक को लुत्फ़ आता है। तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि महबूब आशिक को शिकायत करने की परमिशन नहीं देता, और अगर आशिक शिकायत करे तो फिर आगे से वो बहुत और गुस्सा हो जाता है। अगर उसके गुस्से का भी जिक्र आशिक करे तो फिर उसको महबूब की और शिकायतें और गिले शिकवे सुनने पड़ते हैं। तो ये इस शेर में रंग हैं। कहते हैं कि शिकवे के नाम से बेमहर खफा होता है, ये भी मत कह, ये भी मत कह कि वो हमसे खफा होता है, ये भी मत कह कि जो कहिए तो गिला होता है। तो कोई चारा आशिक के पास, बेचारे के पास नहीं है इसके अलावा कि वो चुपचाप महबूब के जुल्म सितम सहे। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। पुर होना किसी चीज़ से भरा हुआ होना, टू बी फुल ऑफ समथिंग। यहाँ पे आशिक शिकवे से, शिकायतों से भरा बैठा है। बाजा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साज कोई स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। छेड़ना किसी इंसान को तंग करना, या किसी बाजे के तारों को छेड़ना। तो इस लफ्ज़ पे एक वर्ड प्ले है यहाँ पे, तारों को छूना। तो कहते हैं पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा। तो आशिक कह रहा है कि मैं शिकवे से, शिकायत से ऐसा भरा बैठा हूँ जैसे एक बाजा राग से, संगीत से भरा होता है। एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा मुझे छेड़ के तो देखिए क्या होता है। तो जिस तरह अगर आप एक साज के, एक बाजे के तारों को छेड़ें तो उसके अंदर से संगीत और राग फूट फूट के निकलने लगते हैं, उसी तरह आशिक कहता है कि अगर तुमने मुझे छेड़ा तो फिर मेरे अंदर से शिकवे, शिकायतें फूट फूट के निकलेंगी। या और वार्निंग का रंग है, महबूब को वो चेतावनी दे रहा है, पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि मुझे छेड़ो मत, परेशान मत करो, अगर ऐसा करोगे, मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं इतनी शिद्दत से शिकायत करूँगा, चीख पुकार मचाऊँगा, रोऊँगा, आंसू बहाऊँगा कि तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे से फिर ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी। या तो कह रहा है कि मैं ज़ब्त करके बैठा हूँ, अपने जज्बात को कंट्रोल करके बैठा हूँ, मेरा दिल शिकायतों से, शिकवे से भरा बैठा है, लंबी लिस्ट है शायद उसके दिल में शिकायतों की। और कहते हैं कि मुझे मत छेड़ो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। या एक रंग ये भी हो सकता है कि देखें, बाजे का वजूद उसकी ज़िंदगी का पर्पज़ है, राग बजाना, संगीत बजाना। इसी तरह आशिक को बनाया ही इसलिए गया है कि वो इश्क के जुल्मों सितम सहे और सारी ज़िंदगी शिकायत करे, रोए, नाले करे। या तो उसके नसीब में यही है, और कोई उसकी ज़िंदगी का पर्पज़ ही नहीं है। तो शायद जब वो कहता है कि छेड़ के देखो, तो वो लोगों को या महबूब को इनवाइट कर रहा है कि मुझे छेड़ो। या और क्योंकि वो नाले करना चाहता है, क्योंकि नाले करना और शिकायत करना उसकी फितरत में है। अगर वो नाले ना करे तो और करे क्या। तो शायद वो इनवाइट कर रहा है कि आओ मुझे छेड़ो, ताकि फिर मैं दुख दर्द की शिकायत करूं, रोऊं, चीख पुकार मचाऊं, और शिकायत करने से शायद उसका मन भी हल्का होगा। एक रंग ये भी हो सकता है कि वो हमेशा शिकायत करता रहता है और अब चुपचाप बैठ गया है। और जब वो शिकायत नहीं करता तो महबूब को उसकी याद आती है। महबूब जांच पड़ताल करने लगता है कि क्या हुआ, उसके चीखने की, उसकी शिकायत करने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आशिक चुपचाप बैठ गया और महबूब पूछ रहा है कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उस आशिक को। या ये आशिक से पूछ रहा है कि तू चुपचाप क्यों बैठा है, आज तो शिकायत क्यों नहीं कर रहा है। और ये रंग हम दूसरे एक शेर में भी बहुत गज़लों पहले देख चुके हैं। और आशिक जवाब में कह रहा है कि भाई मैं भरा हुआ बैठा हूँ, मुझे छेड़ मत, मुझे चुपचाप अकेला बैठने दे, नहीं तो फिर मैं इतनी शिद्दत से शिकायत करूँगा कि तुझसे हैंडल नहीं होगा। और उसकी शिकायत, उसके नाले संगीत के जैसे सुरीले हैं। ये भी हो सकता है एक वॉल्केनो के ज्वालामुखी के फटने का रंग भी इसके अंदर है कि मुझे छेड़ोगे तो मैं फट पड़ूंगा। तो ओवरऑल आशिक शिकवे से, शिकायतों से भरा बैठा है और कह रहा है कि मुझे छेड़ो मत, मुझे अकेला छोड़ दो। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा,
एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। एक ज़रा छेड़िए, इसके अंदर देखिए कितनी खूबसूरती है इस लाइन के अंदर, क्या। एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है, तो वार्निंग का रंग भी है, इनवाइट करने का रंग भी इसके अंदर है। गो समझता नहीं पर हुस्ने तलाफी देखो, शिकवाए जौर से सरगर्म जफा होता है। हुस्ने तलाफी, भरपाई करने के तरीके की खूबसूरती। शिकवाए जौर, जौर कहते हैं जुल्मों को, अत्याचारों को, तो जुल्मों की शिकायत। सरगर्म जफा, जफा भी जुल्म सितम को ही कहा जाता है। तो जुल्म ढाने के लिए सरगर्म होना, उतावला होना, जोश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, जुल्म करने के लिए तैयार हो जाना, या। तो एक बार फिर से इस शेर में एक जालिम महबूब है जिसका काम है, जिसकी आदत है अपने आशिकों के ऊपर जुल्म सितम करना, जफा करना। और वो आशिक को शिकायत करने की परमिशन नहीं देता। अगर आशिक की शिकायत करे तो फिर वो उसके ऊपर और जुल्म सितम ढाता है, या। और ये भी बात याद रही कि आशिक को जुल्म सितम पसंद भी है। तो यहाँ पे जो महबूबा है या जो महबूब है वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, वो नादान भी हो सकता है, कमसिन भी हो सकता है, जो कि जिसको जो बात समझने की कोशिश नहीं करता, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। तो आशिक कहता है कि गोश्त समझता नहीं पर हुस्ने तलाफी देखो, कि हालांकि महबूब मेरी बात समझता नहीं है, या, मगर किस खूबसूरत अंदाज से वो बदला देता है, ये देखो। शिकवाए जौर से सरगर्म जफा होता है। जुल्म का शिकवा, शिकायत सुन के वो और उतावला हो जाता है, सरगर्म हो जाता है, जोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है जफा करने के लिए, और फिर मेरे ऊपर वो और जुल्म सितम ढाता है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग पहले शेर से मिलता जुलता हो सकता है कि वो मेरे बात समझने की कोशिश नहीं करता महबूब, या वो बदला लेने पे आ जाता है, और अगर मैं उसके जुल्म सितम की शिकायत करूं तो फिर वो और जोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, सरगर्म में जफा हो जाता है और मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाता है। ये रंग हो सकता है, थोड़ा दुख भरा रंग हो सकता है। दूसरा रंग ये कि आशिक को महबूब के जुल्म चाहिए, तो यहाँ पे एक गलत फहमी की सूरत हो सकती है। आशिक शिकायत इस बात की करने के लिए गया है, इस बात की वो शिकायत कर रहा है कि ऐ महबूब तू मेरे ऊपर जुल्म सितम क्यों नहीं ढाता, या। तो उसको जुल्म चाहिए, लेकिन महबूब ने ये मुद्दा, ये शिकायत नहीं समझी, समझने की कोशिश नहीं की। बस उसने इतना देखा कि आशिक ने शिकायत की है और वो गुस्सा हो गया और भरपूर जुल्म आशिक के ऊपर ढाने लगा। तो गलत फहमी की वजह से ही सही, लेकिन आशिक को जो जुल्म सितम चाहिए थे वो उसको मिल गए, ये उसका एंड रिजल्ट निकला। तो वो शिकायत ही ये करने गया था कि महबूब मेरे ऊपर जुल्म सितम तो नहीं ढाता, और बदले में उसको जुल्म सितम हासिल हो गए, या। और गो समझता नहीं, तो वो हमारे जज्बात को नहीं समझता, ये रंग है। ये भी हो सकता है कि आशिक है जो बात को नहीं समझता, महबूब के टेम्परामेंट को वो नहीं समझता कि क्यों महबूब बात बात पे गुस्सा हो जाता है, ये आशिक को समझ में नहीं आता। लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं हुस्न तलाफ़ी, तो इसके अंदर एक खुशी का रंग भी है। तो महबूब नादानी से, खूबसूरती से मेरी तमन्ना को पूरा कर देता है, या। तो ये रंग भी इसके अंदर से उभर के आता है। तो कहते हैं कि गो समझता नहीं पर हुस्न तलाफ़ी देखो, शिकवाए जौर से सरगर्म जफा होता है, या? हमारी बात नहीं समझता और फटाफट बड़ी जल्दी से वो सरगर्म हो जाता है जुल्म ढाने के लिए। इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, सुस्त रौ जैसे कोई आबला पा होता है। चरखे मकोकब, तारों से भरा आसमान, सुस्त रौ आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, आबला पा कोई ऐसा इंसान जिसके पाँव में छाले पड़े हों, या। तो यहाँ पे एक बार फिर एक वहशी आशिक की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है, जो इश्क में अपना आप खो के दश्त में घूमता है, थक जाता है, चलते चलते उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। इफेक्टिवली वो इश्क के दुख दर्द अपनी ज़िंदगी में सहता है। लिटरल मीनिंग पहले देखते हैं। कहते हैं इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, कि इश्क की राह में तारों से भरे, तारों से जड़े हुए आसमान की वो चाल है कि सुस्त रौ जैसे कोई आबला पा होता है, जैसे कोई आबला पा, थका हुआ मुसाफिर जिसके पाँव में छाले पड़े हों, धीरे धीरे चलता है, वैसे ये तारों से भरा हुआ आसमान इश्क की राह में चल रहा है। तो इमेजरी देखें, उन्होंने आसमान को ह्यूमनाइज कर दिया है, या, और एक आशिक से कंपेयर किया है, तो और तारों को पाँव के छालों से कंपेयर किया गया है, या। तो आसमान के पाँव में भी
मानो छाले पड़े हुए हैं। तो आसमान जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, ताकत माना जाता है, वो भी इश्क की राह की मुसीबतों को महसूस करता है और जुल्म सितम सहता हुआ आस्ता आस्ता इश्क की राह में चलता है। ऐसा हो सकता है कि आसमान को भी किसी से मोहब्बत हो गई है, किसी डिवाइन पावर से, खुदा से वो इश्क करता है, या फिर गालिब साहब के महबूब से ही इश्क करता है। ये रंग भी हम देख चुके हैं कि गालिब साहब के महबूब से पूरी कायनात इश्क करती है, और आसमान जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, वो भी इश्क के दुख सह रहा है और एक थके हुए आशिक की तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये भी हो सकता है कि आशिक खुद आबला पा है और दश्त में धीरे धीरे चल रहा है, और उसको ये लग रहा है कि आसमान भी उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आसमान की गर्दिश किस्मत बदलती है, यहाँ आसमान धीरे धीरे चल रहा है। इसका एक रंग ये भी हो सकता है कि आशिक की किस्मत में बदलाव नहीं आ रहा, तो ना ही महबूब का इश्क उसको हासिल हो रहा है और ना ही उसको मौत आती है। तो अभी मुसीबतों का सफ़र धीरे धीरे उसको और मुसीबतों के सफ़र पे चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल इश्क की राह में आशिकों को कितनी मुसीबतों का, दुख दर्द का सामना करना पड़ता है, उसको दर्शाया गया है। बड़ी से बड़ी पावर जो है वो भी इश्क की मुसीबतों को महसूस करती है, उसको भी इश्क की राह में जुल्म सितम, दुख दर्द सहने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आसमान जो है वो भी इश्क की राह में आहिस्ता आहिस्ता चलने पे मजबूर है। घूमते घूमते उसके पाँव में भी छाले पड़ गए हैं। इश्क की राह में है चरखे मकोकब की वो चाल, सुस्त रौ जैसे कोई आबला पा होता है। क्यों ना ठहरे हदफ नावके बेदाद की हम, क्यों ना ठहरे हदफ नावके बेदाद की हम, आप उठा लाते हैं गर तीर खता होता है। हदफ नावके बेदाद, जुल्म के तीरों का निशाना। तीर खता होने का मतलब है कि तीर का निशाने से चूक जाना है। तो महबूब जुल्म के तीर आशिक की तरफ चला रहा है, और आशिक के दिल में जुल्मों के तीरों का निशाना बनने का बड़ा जोश है, बड़ा शौक है उसको। एज ऑलवेज सच्चा आशिक है, इश्क की राह में जुल्म सितम सहना उसको पसंद है। यहाँ पे इमेजरी इस्तेमाल ये की गई है कि महबूब उसकी तरफ जुल्म के तीर चला रहा है, और उसको बड़ा शौक है अपनी छाती पे, अपने सीने में, अपने दिल पे वो तीर खाने का, अपने दिल को उन तीरों का निशाना बनवाने का। तो कहते हैं क्यों न ठहरे हदफ नाव के बेदाद की हम, कि हम महबूब के जुल्म सितम के तीरों के निशाना क्यों न ठहरे, क्यों ना बनेंगे, जबकि हम ये क्या करते हैं, आप उठा लाते हैं गर तीर खता होता है, कि अगर कोई तीर निशाने से चूक जाता है, निशाने को मिस कर देता है, हमारे दिल में आके नहीं लगता, तो हम खुद जाके उस तीर को उठा के लाते हैं और महबूब को दे देते हैं और कहते हैं कि दोबारा चला, दोबारा ये तीर हमारी तरफ चला। या इफेक्टिवली हम महबूब को कहते हैं कि और जुल्मों से तम हमारे ऊपर ढहा। या अब सोचें महबूब की रिएक्शन क्या होगी जब वो तीर वापस आशिक लेके आएगा और उसको देगा। शायद वो और गुस्सा हो जाएगा और जुल्मों से तम ढाएगा, तो आशिक को जो चाहिए वो मिल जाएगा। शी में बी हैप्पी टू ऑब्लाइज, प्यार आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि जो आशिक चाहता है वो उसको मिलेगा। या तो जो तीर चूक गए हैं वो तीर भी दोबारा उसके ऊपर चलाए जाएंगे, उसका दिल फिर से छलनी होगा और उसको सोज़ गम का लुत्फ मिलेगा। या तो कहते हैं क्यों ना ठहरे हदफ नाव के बेदाद की हम, आप उठा लाते हैं गर तीर खता होता है, कि उसको ये भी मंजूर नहीं कि कोई तीर, कोई जुल्म सितम का तीर निशाने से चूक जाए, उसके दिल में न लगे। या तो कोई तीर मिस कर देता है, उठा के ला के वो महबूब को दे देता है कि दोबारा चला। खूब था पहले से होते जो हम अपने बदख्वाह, खूब था पहले से होते जो हम अपने बदख्वाह, कि भला चाहते हैं और बुरा होता है। यहाँ पे अपनी बुरी किस्मत को आशिक ने दर्शाया है। बदख्वाह का मतलब है बुरा चाहने वाला। दूसरी जगह में कहते हैं कि भला चाहते हैं और बुरा होता है, कि मेरा नसीब हमेशा उल्टा चलता है, जो मैं चाहता हूँ उससे उल्टा होता है। अगर मैं भला चाहूँ तो बुरा होता है। तो अच्छा होता कि अगर हम पहले से ही अपने बदख्वाह होते, तो अगर मैंने अपने बारे में पहले ही बुरा चाहा होता, बुरा मांगा होता, तो जैसा मेरा नसीब करता है शायद इसका उल्टा होता और मेरा भला हो जाता। तो देखें क्या हाजिर जवाबी, क्या विट है इस शेर के अंदर। कहते हैं खूब था पहले से होते जो हम अपने बदख्वाह, यही अच्छा होता, यही खूब होता कि हम पहले से ही अपना बुरा चाहने वाले होते, कि भला चाहते हैं और बुरा होता है, तो शायद हमारा कुछ भला हो जाता है, क्योंकि हमारा नसीब जो है वो हमेशा हमारी तमन्ना से उल्टा चलता है।
जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है। नाला जाता था परे अर्श से मेरा और अब लब तक आता है जो ऐसा ही रसा होता है। नाला तो आपका पता ही है, लेमेंटेशन, आशिक की चीख पुकार। या तो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त था, और अर्श कहते हैं आसमान को, हेवंस को भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि एक वक्त था कि जब मैं इतनी शिद्दत से इश्क करता था, इश्क के जुल्मों सितम सहता था, इतनी शिद्दत से नाले करता था, रोता था कि मेरे नालों की आवाज़ अर्श से भी परे पहुंच जाती थी। या नाला जाता था परे अर्श से मेरा और अब ऐसा वक्त आन पड़ा है, लब तक आता है जो ऐसा ही रसा होता है। तो दूसरी लाइन का मतलब ये है कि जो सबसे रसा, जो सबसे सक्सेसफुल नाला है वो सिर्फ मेरे लब तक पहुंच पाता है। या बहुत सारे नाले मेरे दिल में ही दब के मर के रह जाते हैं। मेरे अंदर अब हिम्मत बाकी नहीं कि मैं शिद्दत से नाले कर पाऊँ, शिद्दत से इश्क कर पाऊँ। या तो मेरे दिल के अंदर कई नाले मेरे दिल के अंदर ही मर जाते हैं, मेरे लबों तक भी नहीं पहुंच पाते। या तो अगर कोई बहुत रसाई रखने वाला नाला हो, बड़ा सक्सेसफुल कोई नाला हो, तो वो बस मेरे लब तक आ जाता है। या तो कुछ नाले मेरे लब तक आ जाते हैं, लब से आगे नहीं पहुंचते। या आसमान तक नाले मेरे पहुंचा करते थे, आसमान से भी परे मेरे नालों की आवाज़ जाया करती थी। अब वो वक्त नहीं रहा। शायद नाले कर करके इश्क के दुख दर्द सह सह के वो थक चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, उसकी मौत आने वाली है। या तो उसके नालों में अब असर नहीं है, उसकी आवाज़ में असर बाकी नहीं है। नाला जाता था परे अर्श से मेरा और अब लब तक आता है जो ऐसा ही रसा होता है। तो नाले उसके लब तक भी अब पहुंच नहीं पा रहे। या कोई कोई नाला उसके लब तक पहुंचता है। अगले जो 3-4 शेर हैं उनको आप कताबंद शेर कह सकते हैं। दे आर पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ वर्सेस, और जो कि बादशाह की, बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में गालिब साहब ने लिखे हैं, और बादशाह को रिस्पेक्ट पे करने के लिए उन्होंने लिखे हैं। तो पहला शेर है कि खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन। खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन, शाह की मदह में यूं नगमा सरा होता है। खामा कहते हैं पेन को, कलम को। बारबुद एक मशहूर संगीतकार का नाम है, जो एक किसी टाइम पे ईरान में बड़ा मशहूर कोई गाने वाला हुआ करता था, जिसका नाम बारबुद था। बारबुदे बज़्म सुखन, शायरी की महफिल का बारबुद। मदह कहते हैं तारीफ को, नगमा सरा गीत गाने वाला। तो यहाँ पे वो अपनी शायरी की और शायरी लिखने वाली कलम की तारीफ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो बादशाह की तारीफ करने तक पहुँचेंगे। या तो कहते हैं कि खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन, कि मेरा जो खामा है वो शायरी की महफिल का बारबुद है, जो कि खूबसूरत शायरी लिखता है, शायरी कहता है, शायरी जिसके अंदर से एक नगमे की तरह फूट फूट के निकलती है। ऐसा मेरा कलम है। और शाह की मध में यूं नगमा सरा होता है, और मेरा जो कलम है वो बादशाह की तारीफ में देखो किस तरह नगमा सरा होता है, किस तरह बादशाह की तारीफ के नगमे वो गाता है। या तो बादशाह तारीफ डिज़र्व करता है, और मैं उसकी तारीफ में शायरी लिख रहा हूँ। और अपने आप को उन्होंने अपने खामे को उन्होंने बार बुदे बज़्म सुखन बताया है। तो कहते हैं खामा मेरा कि वो है बार बुदे बज़्म सुखन, शाह की मध में यूं नगमा सरा होता है, कि इस कदर वो नगमा सरा होता है, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत नगमे शाह की तारीफ में मेरा खामा लिखता है, कि मानो बज़्म सुखन का बारबुद वो बन गया। ऐ शहनशाह कवाकिब सिपहो मेहर अलम, तेरे इकराम का हक किससे अदा होता है। शहनशाह कवाकिब सिपहो मेहर अलम, इसका मतलब है ऐसा शहनशाह, ऐसा बादशाह जिसकी फौज चमकते हुए अनगिनत तारों की तरह हो, और जिसका झंडा सूरज की तरह ऊंचा और चमकदार हो। या और इकराम कहते हैं मेहरबानी को, बख्शिश को। तो यहाँ पे जो बादशाह है उसकी मेहरबानी की तारीफ़ की गई है, और कितना बड़ा वो बादशाह है उसको भी यहाँ पे बयान किया गया है। तो कहते हैं ऐ शहनशाह कवाकिब सिपहो मेहर अलम, कि ऐ शहनशाह, शाहों के शाह, सबसे बड़े बादशाह,
जिसकी फौज इतनी बड़ी है कि वो चमकते हुए अनगिनत तारों की तरह नज़र आती है, जिसका झंडा इतना ऊंचा है कि वो सूरज की तरह ऊंचा और चमकदार नज़र आता है, तेरे इकराम, तेरी मेहरबानी, तेरी बख्शिश का हक किससे अदा होता है? हम तो छोटे इंसान हैं, हम कहाँ तेरी मेहरबानी का हक अदा कर सकते हैं, उसका कोई बदला चुका सकते हैं, या? तो बादशाह की तारीफ़ की है कि कितना बड़ा वो बादशाह है। उसी का सिलसिला अगले शेर में भी जारी है। कहते हैं, सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजिए, सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजिए, तो वो लश्कर का तेरे नाल बहा होता है। इकलीम कहते हैं, आप कॉन्टिनेंट को कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, सल्तनत को कह सकते हैं, किसी स्टेट को कह सकते हैं जिसके ऊपर कोई राजा या बादशाह राज करता है। हासिल प्रोड्यूस को कहते हैं, यहाँ पे दौलत को कह सकते हैं, या फराहम करना, इकट्ठा करना, लश्कर फौज को कहा जाएगा। नाल बहा खर्चे को कह सकते हैं, नाल या हॉर्स शू एक्सपेंस, या तो जो बादशाह की फौज के जो घोड़े हैं उनकी नालों को की देख रेख करने के लिए, उनके हॉर्स शूज़ की देख रेख करने के लिए जो खर्चा चाहिए, वो लिटरल इसका मीनिंग होगा। इफ़ेक्टिवली कोई रकम जो कि छोटी स्टेट का राजा अपने बड़े बादशाह को, शहनशाह को देता है टैक्स के तौर पे, चौथ के तौर पे, या तो कहते हैं, सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजिए, तो वो लश्कर का तेरे नाल बहा होता है, या इतना बड़ा तेरा लश्कर है, इतनी ग्रेट तेरी आर्मी है। कहते हैं कि अगर सात बादशाहों की दौलत भी इकट्ठी की जाए तो तेरी फौज का नाल बहा होता है, या कि इतनी दौलत चाहिए नाल बहा चुकाने के लिए, इतनी बड़ी और शानदार तेरी फौज है, या तो 7 कॉन्टिनेंट्स की या 7 सल्तनतों की सारी दौलत इकट्ठी कर ली जाए तो तेरी इतनी दौलत चाहिए तेरी फौज के नाल बहे के लिए, या तेरी फौज को मेंटेन करने के लिए, या? इतनी शानदार और बड़ी तेरी फौज है। सात इकलीम का हासिल जो फराहम कीजिए, तो वो लश्कर का तेरे नाल बहा होता है, या? सिर्फ नाल बहा होता है, वो भी काफ़ी नहीं है। इतनी बड़ी तेरी फौज है कि उसका खर्चा भी नहीं निकलता अगर 7 बादशाहों की दौलत भी इकट्ठी कर ली जाए, या फिर कम से कम 7 बादशाहों की दौलत चाहिए तेरी फौज के खर्चे को पूरा करने के लिए। हर महीने में जो ये बद्र से होता है हिलाल, आस्तां पर तेरे माह नासिया सा होता है। जो लफ्ज़ है माह, वो माहताब की शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है चांद। बद्र पूरे चांद को कहते हैं, हिलाल नए चांद को कहते हैं, या क्रिसेंट मून को कहा जाता है। आस्ता चौखट को, डोर सिल को कहा जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि हर महीने जो ये चांद जो है बद्र से होता है हिलाल, पूरे चांद से जो ये नए चांद में तब्दील हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये क्यों होता है? आस्ता पर तेरे माह नासिया सा होता है। नासिया सा माथे जैसा, या माथा रगड़ने वाला, या तो कहते हैं कि ये चांद जो है, पूरा चांद उगता है और तू इतना बड़ा बादशाह है कि तेरे सामने, तेरी चौखट पे ये चांद भी सजदा करता है और अपना अपना रिस्पेक्ट पे करते करते अपना माथा तेरी चौखट पे आके रगड़ता है, और माथा रगड़ते रगड़ते वो बद्र से हिलाल हो जाता है। तो इमेजरी है, इमेज क्रिएशन है, लेकिन इसके अंदर जिस्ट इसका ये है कि इतना बड़ा तू बादशाह है कि चांद भी तेरी चौखट पे आके अपना सजदा करता है और अपने माथे को रगड़ता है तुझे रिस्पेक्ट पे करने के लिए। दूसरी जगह पे हमने आशिकों को महबूब की चौखट पे अपना सर रगड़ते हुए देखा है। तो कहते हैं कि हर महीने में जो ये बद्र से होता है हिलाल, आस्तां पर तेरे माह नासिया सा होता है। मैं जो गुस्ताख हूँ आईन गज़ल ख्वानी में, मैं जो गुस्ताख हूँ आईन गज़ल ख्वानी में, ये भी तेरा ही करम ज़ौक़ फ़िज़ा होता है। तो ये आखिरी शेर है उस शेरों के सेट में जिसमें गालिब साहब बादशाह की तारीफ़ कर रहे हैं। तो कहते हैं, मैं जो गज़ल, आइन कहते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तौर तरीके, गज़ल ख्वानी, गज़ल कहने के या गज़ल पढ़ने के जो तौर तरीके हैं, गज़ल लिखने के इफ़ेक्टिवली जो तौर तरीके हैं, कहते हैं मैं उसकी गुस्ताखी करता हूँ। मैं जो गुस्ताख हूँ आईन गज़ल ख्वानी में, और करम कहते हैं बेनेवलेंस को, मेहरबानी को, या तो कहते हैं मैं जो गज़ल कहने के तौर तरीक़ों से, रूल्स से अलग हट के लिखने की गुस्ताखी करता हूँ,
ये भी तेरी ही मेहरबानी की वजह से है, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो तेरी मेहरबानी ज़ौक़ फ़ज़ा है, शायरी लिखने के ज़ौक़ मज़े को और बढ़ाने वाली है, और तेरी इस मेहरबानी की वजह से ही मेरे अंदर हिम्मत आती है गुस्ताखी करने की। तो अपनी शायरी के अंदाज़ की वो तारीफ़ भी कर गए हैं, शायद एक तंज़ भी कस गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों से हट के शायरी लिखता हूँ, या और ओवरऑल बादशाह की तारीफ़ भी है, उसकी शान में वो शायरी लिखते हैं, उसकी शान की तारीफ़ है कि तू ही मेरे ऊपर मेहरबान है, तेरा हाथ मेरे सर पे है, इस वजह से मैं ये गुस्ताखी कर पाता हूँ। और शायद इसके अंदर एक शुक्रिया करने का रंग भी है कि तू मुझे स्पेस देता है ये गुस्ताखी करने की। और अपने आप को गुस्ताख तो उन्हें बोला ही है कि जो तौर तरीके हैं शायरी लिखने के उनको मैं फ़ॉलो नहीं करता। मैं जो गुस्ताख हूँ आईने गज़ल ख़्वानी में, ये भी तेरा ही करम ज़ौक़ फ़ज़ा होता है। यहाँ पे ये बादशाह की तारीफ़ वाले शेर ख़त्म होते हैं, और ये गज़ल का आखिरी शेर ये है जो कि रिलेटेड नहीं है पिछले शेरों से। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में मुआफ़, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। तल्ख़ नवाई कड़वी कठोर बातें कहना, या जो मीठी बातें ना हो, या तो सिवा पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं गालिब अगर मैं आज कोई कड़वी बात कह दूं तो मुझे माफ़ कर देना, या मेरा मकसद तेरा दिल दुखाना नहीं है, मेरे दिल में आज बहुत ज़्यादा दर्द है, पहले से कहीं कहीं ज़्यादा दर्द मेरे दिल में हो रहा है, और आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। तो पहले से ज़्यादा दर्द मेरे दिल में हो रहा है, इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दर्द मेरे दिल में हो रहा है, इस वजह से मेरी ज़बान से कुछ कड़वे बोल निकल रहे हैं और मैं अपनी ज़बान को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अब दर्द क्यों है, दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। महबूब ने ज़्यादा जुल्म उठाए हैं दुनिया के तानों की वजह से, दुनिया के गम सहने की वजह से उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है आज। लेकिन आशिक कह रहा है, गालिब साहब कह रहे हैं कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। या कि अगर आज मैं कड़वी बातें कह रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ये इस वजह से है क्योंकि आज मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू वेरी मच।